बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। तो हम आपको बताने वाले राजनीति से लेकर खेल और इंटरनेशनल से लेकर के एंटरटेनमेंट जगत में क्या कुछ चल रहा है खास। तो चलिए शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपरहिट बुलेटिन। और सबसे पहले बात करेंगे लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की। आज नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। 4 दिन तक ये चलने वाला विशेष अनुष्ठान है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी गई और साथ ही साथ ये भी आग्रह किया गया कि छठ पर्व से जुड़े हुए गीतों को भी वहां पर शेयर किया जाए। छठ महापर्व और कहते हैं कि इसमें सूर्य की आराधना होती है। भगवान सूर्य की बहन छठी मैया को पूजा जाता है और आज से इसकी शुरुआत हो गई है। आज जो व्रतियां हैं वो लौकी भात प्रसाद के तौर पर खाएंगे और इसके बाद कल खरना होगा। 24 घंटे का व्रत शुरू होता है, लेकिन खरना के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत होता है। ये पहला ऐसा व्रत होता है श्रुतिका, क्योंकि मैं पूर्वांचल से आती हूँ, बिहार से आती हूँ, तो ये ऐसा व्रत है जहाँ पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। क्योंकि आमतौर पर सूर्य को सलाम तो किया जाता है, लेकिन उगते हुए सूर्य की पूजा होती है, लेकिन छठ में हम डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि भारतीय रेलवे ने भी छठ पूजा के पावन अवसर पर रेलवे स्टेशनों पर छठ गीतों के प्रसारण की व्यवस्था कर ली है और प्रसारण किए जा रहे हैं। वैसे तो इसकी शुरुआत बिहार से हुई थी, लेकिन अब देखिए न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व भर में छठ पूजा को मनाया जाता है और बेहद ही उत्साह के साथ से मनाया जाता है। और हर साल वो तस्वीर पूरी दुनिया देखती है जब लंदन के टेम्स नदी में कैसे लोग पहुंचते हैं। इसके अलावा अमेरिका के हडसन नदी में भी व्रतियों का जमावड़ा लगा रहता है। तो पूरे देश में इस वक्त छठ की धूम देखने को मिल रही है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से अपील की है कि वो छठ के गीतों को साझा करें, क्योंकि इस वक्त छठ में माहौल हर तरफ देखने को मिल रहा है। अगर बिहार की बात करें तो वहां पर विशिष्ट इंतजाम इसको लेकर के देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए वहीं 4 दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व की शुरुआत दीपावली के 6वें दिन से होती है। पहले दिन नहाय खाए के साथ की जाती है। तो वहीं इस दिन व्रती सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। ज्यादातर इस दिन लौकी, चावल या दाल का सेवन किया जाता है। और इसके बाद खरना होता है। खरना दूसरे दिन होता है। इस दिन खीर और रोटी का भोग लगता है और पूरे परिवार के साथ इसको ग्रहण किया जाता है। और कहते हैं कि महाप्रसाद होता है। कोई भी श्रद्धालु इसको ग्रहण कर ले तो उसके समस्त जो कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। बिल्कुल। और तीसरे दिन जो डूबता सूर्य है उसे अर्घ्य दिया जाता है, जिसकी आप बात कर रही थी कि केवल छठ पूजा में ही ऐसा होता है जहां डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। कहते हैं कि भगवान सूर्य की जो पत्नी है प्रत्युषा, पहले उनकी पूजा होती है और इसके बाद अगले दिन यानी कि जो सबसे आखिरी दिन होता है जिसको पारण भी कहा जाता है, वहाँ पर उगते हुए सूर्य को सलाम किया जाता है, नमन किया जाता है। ये भगवान सूर्य की दूसरी पत्नी यानी कि उषा है जिनकी पूजा होती है और इसके साथ छठ महापर्व का समापन हो जाता है। लेकिन इसमें विधि विधान का बहुत ज्यादा महत्व है। हालांकि छठ एक ऐसी पूजा है जिसमें ना पंडित होते हैं, ना कोई मंत्र होता है, सिर्फ और सिर्फ भक्त होता है और उसका ईश्वर के साथ सीधा संवाद होता है। लेकिन इसमें हर एक नियम श्रुतिका बहुत ज्यादा अहम होता है और हर एक नियम का विशेष तौर पर ख्याल रखा जाता है। बिल्कुल। यहाँ हम प्रकृति को सर्वोपरि मानकर उनकी पूजा करते हैं, तो ऐसे में छठ की धूम हर तरफ देखने को मिल रही है। जो व्रतियां हैं वो सभी घाटों की तरफ पहुंच रही हैं। वहीं परिवार वाले, उनके अंदर तो सबसे ज्यादा उत्साह होता है, क्योंकि ये एक पारिवारिक त्योहार है, ये एक सामाजिक त्योहार और यही कारण है कि आप देखते हैं कि किस तरीके से पूरा परिवार, चाहे वो कहीं पर भी रहे, छठ के मौके में उसके मन में एक इच्छा होती है कि वो अपने घर जरूर जाए। और चलिए बात कर लेते हैं दिल्ली की, क्योंकि छठ महापर्व को लेकर के रेखा सरकार ने एक बहुत अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से ऐलान किया गया है। तो ये जो ऐलान है ये है कि 27 अक्टूबर के दिन छुट्टी दी जाएगी। ये पहली बार ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है जब राजधानी दिल्ली में छठ पूजा को लेकर छुट्टी का ऐलान किया गया है। बिल्कुल, 1.5 दिन की छुट्टी दी जाएगी। विशेष फैसला लिया गया। हालांकि रेखा गुप्ता ने ये बात बार बार कही है कि इस बार की जो छठ पूजा है वो दिल्ली में भव्य होगी और इसका जो सबसे ज्यादा जीता जागता प्रमाण है वो ये श्रुतिका कि अब छठ के दौरान जो व्रतियां हैं वो यमुना के घाटों पर भी जा पाएंगे, क्योंकि साल 2021 से इस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई थी। लेकिन अब दिल्ली की जो रेखा गुप्ता सरकार है वो इतने लंबे अरसे के बाद श्रद्धालुओं को एक मौका देगी कि वो जाकर के यमुना के गोद में, यमुना के तट पर जाकर के सूर्य की आराधना कर पाए। बिल्कुल। पहले ITO पर ही केवल छठ किया जाता था कि वहां पर जा सकते हैं, लेकिन अब और भी घाटों को खोल दिया गया है जहां पर जाकर व्रतियां सूर्य को अर्घ्य दे सकेंगी। तो ऐसे में बड़ा फैसला रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से लिया गया है, जिसमें 27 अक्टूबर में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है, सरकारी अवकाश से घोषित किया गया है।
और कल हमने क्योंकि एक रियलिटी टेस्ट भी किया था और अपने दर्शकों को वो हम रिपोर्ट भी आगे जरूर आने वाले दिनों में दिखाएंगे कि कैसे जो तमाम घाट हैं वहां पर सफाई की गई है, कैसे विशेष प्रबंध किए गए हैं। लेकिन अपने आप में फैसला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है रेखा गुप्ता की सरकार ने लिया है कि लोगों को छुट्टी मिल सके, क्योंकि अब ये जो छठ महापर्व है वो ग्लोबल हो चुका है। न केवल पूर्वांचल के लोग बल्कि अलग अलग हिस्सों के लोग छठ पूजा रखते हैं और ऐसे में उनके लिए भी विशेष फायदा होने वाला है। चलिए अब बात करते हैं बिहार चुनाव की, जो कि अभी पूरी तरीके से तेज रफ्तार में है और ऐसे में गृहमंत्री अमित शाह, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की अलग अलग जगहों पर आज रैलियां होने वाली। नालंदा, मुंगेर और खगड़िया में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले अभी तक जो जानकारी है वो ये कि नीतीश कुमार भी बक्सर और फुलवारी शरीफ में गरजेंगे। तेजस्वी खगड़िया और भोजपुर में 4 चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। ये चुनाव जाहिर है कि बहुत दिलचस्प और 6 और 11 तारीख को वोटिंग होने वाली और इसको लेकर के तमाम जो बड़े बड़े सूरमा हैं वो बिहार के चुनावी दंगल में हुंकार भरते हुए नजर आ रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीते दिन आपको नजर आए थे और अब तमाम जो बड़े चेहरे, चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे वो अमित शाह हो या फिर नीतीश, आज अलग अलग ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बक्सर और पटना के फुलवारी शरीफ में चुनावी रैली करने जा रहे हैं। तो इधर महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव भी मिशन बिहार में लगे हुए हैं। तेजस्वी आज खगड़िया और भोजपुर में 4 चुनावी सभा करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि ताबड़तोड़ रैलियों का दौर जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े नेता इस वक्त अलग अलग जगहों पर जाकर जनता के सामने वोट मांग रहे हैं। तो ताबड़तोड़ रैलियों का दौर लगातार बिहार में जारी है। और इससे पहले बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जननायक कर्पूरी ठाकुर की भूमि पहुंचे और वहां पर उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। ये भी उन्होंने कहा कि जो समय है वो बिहार की समृद्धि का समय है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये कहा गया कि बिहार को कर्पूरी ठाकुर का जो सपनों का बिहार था वैसा बनाया जाएगा और साथ ही साथ विपक्ष पर लगातार वो हमला भी बोलते रहे। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार बिहार की जनता ऐसा रिकॉर्ड जनादेश देगी कि पिछले सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में ये जमानत पर चल रहे लोग हैं, जमानत पे, और जो जमानत पे है वो चोरी के मामले में जमानत पे है। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। बिहार के लोग जननायक कर्पूरी बाबू का ये अपमान कभी नहीं सहेंगे। बिहार में भी नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए जीत के अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। इन चुनावों में बिहार एनडीए को अब तक का सबसे बड़ा जनादेश देगा। आश हो या फिर मंचले, उनके लिए मैसेज एकदम क्लियर कट है कि अगर वो कोई भी ऐसी हरकत करेंगे तो वो बचने नहीं वाले। झांसी में भी कुछ ऐसा ही हुआ जहां पर 2 मंचलों ने गंदी हरकत की तो मिशन शक्ति पुलिस ने उन्हें सबक सिखाया। आजकल ऐसी गलती नहीं होगी, सारी लड़के मेरी बहन है, आजकल ऐसी गलती नहीं होगी, सारी लड़कियों से क्षमा करना। इन लड़कों को महिला पुलिस के बीच लंगड़ाते और गिड़गिड़ाते देख आप समझ तो गए होंगे कि ये वीडियो यूपी का है, जहां योगी राज चलता है और महिलाओं से बदसलूकी करने वालों का क्या हश्र होता है। दरअसल इन दोनों ने जो हरकत की है उसके बाद उन्हें जो सजा दी जाए वो कम होगी। गिरफ्त में आए ये दोनों शोहदे झांसी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। कई दिनों से कोतवाली पुलिस को शिकायतें मिल रही थी कि दतिया गेट इलाके में कुछ लड़के राह चलती लड़कियों पर फप्तियां कसते हैं और अश्लील हरकत कर भाग जाते हैं। इन्हीं लड़कों ने कुछ दिन पहले घर के बाहर मां के साथ खड़ी लड़की के साथ गलत हरकत की थी और बाइक से भाग निकले थे, लेकिन यह घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो के आधार पर पुलिस ने एंटी रोमियो टीम को इन शोहदों की धरपकड़ में लगाया तो 2 शोहदे शैंकी साहू और प्रिंस वर्मा हत्थे चढ़ गए।
दोनों को थाने लाकर खूब खातिरदारी की गई तो सारी मजनूगिरी निकल गई। जब पुलिस ने बाहर निकाला तो उनकी चाल ही बदलती दिखी। लंगड़ाते चल रहे दोनों शोहदे आगे ऐसी गलती नहीं होगी, सारी लड़कियां मेरी बहन होंगी, ये कहते दिखे। पुलिस ने ऐसे मंचलों को सबक सिखाने के लिए लोगों से सामने आने की अपील की है। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इन लड़कों को ट्रेस किया तथा शंकी साहू और प्रिंस वर्मा नाम के 2 लड़कों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। आप सभी से अपील है कि इस प्रकार का कृत्य करने वाले व्यक्तियों की सूचना निकटतम पुलिस थाना चौकी को अवश्य दें, ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी एवं कठोरतम कार्रवाई करते हुए क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके और उनको एक सुरक्षित माहौल प्रदान किया जा सके। यूपी में ऐसे मंचलों के खिलाफ योगी सरकार मिशन शक्ति फेज 5 चला रही है। साथ ही किसी भी अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की वजह से अपराधी खौफ खाते हैं। ऐसे में उम्मीद है कि जेल से लौटकर फिर कभी दोबारा ये दोनों ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं बुरहानपुर की, जहां पर किसान और कांग्रेस के नेता अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन करने पहुंचे। लेकिन ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन कैसे बवाल में तब्दील हो जाता है और फिर तोड़फोड़ कर दी जाती है, आप देखिए इस रिपोर्ट में। बवाल की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की हैं, जहां भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसानों ने फसल बीमा और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट में घुसने की कोशिश की और कलेक्टर दफ्तर पर लगा शीशे का गेट तोड़ डाला। इस दौरान प्रदर्शनकारी किसानों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली। अब लालबाग पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए कांग्रेस नेता समेत 8 आरोपियों के खिलाफ सरकारी संपत्ति को तोड़ने समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। साथ ही वीडियो के आधार पर बाकी के आरोपियों की भी पहचान की जा रही है। कुछ लोगों के द्वारा जानबूझकर कलेक्टर कार्यालय में धक्का मुक्की की गेट के ऊपर और घुसे और उस कार्यालय के गेट को क्षति भी कारित की है, जो कि जानबूझ के उकसा के कुछ लोगों के द्वारा ये गतिविधि की गई है। तो पुलिस के द्वारा इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस के मुताबिक किसान प्रदर्शन खत्म कर वापस लौट चुके थे, लेकिन एक कांग्रेस नेता के उकसाने पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर ऑफिस में तोड़फोड़ कर दी। बाप ने बेटे की कहाँ हत्या की और पुलिस एक बहुत अहम फैसला हुआ है। वजू खाने के सील कपड़े को बदलने की मांग पर सहमति हो गई। आपको बता दें कि अब ऐसे में 29 अक्टूबर को फिर कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और सुनवाई के बाद में कपड़ा बदला जाएगा और ये आपसी सहमति से हुआ है, यानी कि मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों ने मौखिक सहमति से ये फैसला लिया है। और ऐसे में वजूखाने में जो सील का ताला लगा हुआ है उस पर ये कपड़ा बदला जाना है। तो बड़ी खबर है, वाराणसी के ज्ञानवापी स्थित वजूखाने को लेकर के अहम फैसला। 29 अक्टूबर की सुबह जिला जज के साथ दोनों ही पक्ष और प्रशासन यहां पर आएंगे और सील हो चुके वजूखाने के ताले पर लगे कपड़े की सील को बदला जाएगा या फिर नहीं, इस पर फैसला लिया जाएगा। वाराणसी के ज्ञानवापी में वजूखाने को लेकर आज अहम सुनवाई हुई। वहीं ये बताया जा रहा है कि सील कपड़े को बदलने को लेकर सहमति बन गई है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने मौखिक रजामंदी दे दी है। इस केस में 29 अक्टूबर को फिर कोर्ट सुनवाई करने वाला है। सुना है माननीय जिला कोर्ट ने भी पूरे मामले को सर्च किया, अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी ऑर्डर है, ये प्रोटेक्शन का ऑर्डर ऑलरेडी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो जिस चीज का ऑर्डर दे चुका है उसमें जिला कोर्ट को नया ऑर्डर करने का कोई अधिकार भी नहीं है और कोई मतलब भी नहीं है। जब ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में ये आदेश दे दिया है कि इसको प्रोटेक्ट करिए, इसलिए आप दोनों पक्ष अगर सहमति बने तो आप सहमति बना के आपस में कपड़ा बदल लीजिए, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं यूपी के उन्नाव की, जहां पर एक शख्स ने नदी में कूदकर अपनी बड़ी खबर ये है कि आरजेडी में वापसी से बेहतर है मौत चुनूंगा, ये तेज प्रताप यादव कह रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं सत्ता का भूखा नहीं हूँ, मेरे लिए सिद्धांत और आत्मसम्मान सबसे पहले, मेरे लिए सबसे बड़ी बात तो जनता की सेवा करना है। तो ये तेज प्रताप यादव की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। लालू यादव के बड़े बेटे जिनको आरजेडी से निष्कासित कर दिया गया, परिवार से भी बाहर कर दिया गया, उनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया गया जिसमें वो कहते हैं कि महुआ सीट से मैं चुनाव लड़ूंगा। वहां पर उन्होंने कहा कि मेरे लिए सबसे बड़ी जीत जनता की सेवा करना
लड़ना ही है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अब आरजेडी से कुछ ज्यादा ही नाराज नजर आते। पत्रकार के सवाल पर कि क्या मौका मिलेगा तो वो दोबारा जाएंगे या फिर नहीं, उन्होंने कहा कि वो मौत को चुनना पसंद करेंगे लेकिन दोबारा आरजेडी में कभी नहीं जाएंगे। अब तेज प्रताप भविष्य में क्या करेंगे ये तो कोई नहीं जानता। वैसे भी बिहार में पलटू नेताओं की कमी नहीं है। नेता फायदे के लिए इधर से उधर होते रहते हैं, लेकिन जिस अंदाज में तेज प्रताप ने बड़ा बयान दिया है, चलिए वो आपको सुनवाते हैं। अलायंस सरकार में आ जाती है तो क्या आप ज्वाइन करने का सोचेंगे कुछ ऐसा? नहीं, हम मरना कबूल करेंगे लेकिन उस पार्टी में दोबारा नहीं जाएंगे। हमारी अपनी पार्टी है जनशक्ति जनता दल, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। कभी नहीं। ना हम पोस्ट और लोभ लालच कुर्सी के बैठने के हम लालची आदमी नहीं है। हमारे अंदर कोई लालच नहीं है। जिसको अपना लालचीपन दिखाना हो वो मुख्यमंत्री बने, जिसको अपना लालचीपन दिखाना हो वो मंत्री बने। तो ये हम लोभी और लालची व्यक्ति नहीं हैं। हम अपने स्वाभिमान और सिद्धांत के पक्के लोग हैं। चलिए बात करते हैं बागपत की, जहां पर एक शख्स ने महिला को बुरी तरीके से पीट दिया। उसी से सामने आया जहां पर सरकारी केंद्र के बाहर 3 दिन से किसान जुटे हुए हैं लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल पा रही। झांसी के उल्दन सहकारी समिति में खाद की कमी को लेकर किसानों का आक्रोश फट पड़ा। जब पिछले कई दिनों से समिति का ताला नहीं खुला तो किसानों ने नारेबाजी के साथ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और उनके साथ मौजूद खाद लेने पहुंची महिलाओं ने सहकारी समिति के गेट पर पथराव कर दिया। 4 बजे से हालांकि इस दौरान पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंच गई और आक्रोशित महिलाओं को शांत करवाया। 3 बजे रात के बैठे साहब, कोई खाद नहीं मिल रहा है। हम सब भूखे प्यासे लोग इसी वक्त बैठे हैं। कहाँ पर आप आई हैं? हम है सिजारा। कहाँ पर? सिजारा उल्दन आए हैं, सिजारा से आए। बोरी चाहिए थी आपको? हमको चाहिए 4 बोरी। मामला बंगरा ब्लॉक के उल्दन सहकारी समिति का है, जहां काफी संख्या में किसान खाद लेने पहुंचे थे, लेकिन सहकारी समिति समय पर नहीं खुली। किसानों का आरोप है कि खाद होने के बावजूद उसे किसानों को नहीं दी जा रही, बल्कि ब्लैक मार्केटिंग के जरिए बाहर सप्लाई की जा रही है। दरअसल बुआई का समय है और ऐसे में खाद न मिलने से किसानों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप भी सोचेंगे कि क्या पड़ोसी ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि ग्वालियर से जो तस्वीर सामने आई, बढ़ने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड भी कर दिए गए हैं। एक बड़ा एक्शन इस पूरे मामले में लिया गया। कई सारे सवाल उठ रहे थे जिसके बाद पुलिस हरकत में आई है और इसके बाद एक बड़ी कार्रवाई की गई है। सतारा में आपको याद होगा कि लेडी डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई, दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अभी तक जो जानकारी सामने आई है वो रेप और खुदकुशी के लिए उकसाने से संबंधित धाराएं लगाई गई है और उसके बाद आरोपी सब इंस्पेक्टर गोपाल बढ़ने को सस्पेंड कर दिया गया। चलिए बात करते हैं गुजरात के द्वारका की, जहां पर एक भीषण हादसा हुआ और आग लग गई है। आग लगी है कोयला कन्वेयर बेल्ट नजर आए। सेना से दुश्मनों को कभी कम न आंकने और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सतर्क रहने का आह्वान किया। साथ ही इस मौके पर राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में भैरव रेजिमेंट के जवानों से मुलाकात की और उनकी रणनीतिक तैयारी, हथियारों और प्रशिक्षण क्षमताओं की समीक्षा भी की। भैरव बटालियन को त्वरित ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया, जो कि चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर कार्रवाई करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में लोंगेवाला के पास तनोट माता मंदिर में भी पूजा अर्चना की। उन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान द्वारा तनोट माता मंदिर परिसर में गिराए गए बमों को भी देखा और ऐसे में ये बड़ा दौरा उनका रहा। तनोट माता मंदिर अमूमन आपने इससे जुड़ी हुई तस्वीरें देखी होंगी, जहां पर जो सेना के जवान हैं वो पूजा अर्चना करते हैं। यहीं पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे। देखिए सोशल मीडिया पर क्या क्या चीजें वायरल हो रही हैं, कौन से ऐसे वीडियोस हैं जो ट्रेंड कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं सिर्फ 2 मिनट। दस्तावेज से जमीन कब्जा करने का भी आरोप है। तो बड़ी खबर है, नफीस पर पहले भी दर्ज हो चुके हैं कई मुकदमे। पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा खान के करीबी डॉक्टर नफीस के खिलाफ कोतवाली थाने में एक और मुकदमा दर्ज कर
लिया है। इस मुकदमे में डॉक्टर नफीस की बीवी फरहत बेगम भी आरोपी है। आपको बता दें कि मामला वक्फ संपत्ति के फर्जी गिफ्ट डीड बनवाने और उस पर काबिज होने से जुड़ा हुआ है। वहीं शिकायत के बाद में पुलिस ने डॉक्टर नफीस और उसकी पत्नी के खिलाफ में एफआईआर दर्ज कर ली है। नफीस अभी पुलिस कस्टडी में है। 26 सितंबर को बरेली में हुई हिंसा के बाद पुलिस ने जब मौलाना तौकीर पर शिकंजा कसना शुरू किया तो जांच में उसके कई करीबी भी दबिश में आते हैं। आपको बता दें कि 26 सितंबर को बरेली में हुई हिंसा के बाद से ही पुलिस ने जब मौलाना तौकीर रजा पर शिकंजा कसना शुरू किया उसके बाद से ही उसके करीबियों पर भी एक्शन लिया जा रहा है और इसी क्रम में अब नफीस और उसकी पत्नी पर भी एक्शन लिया जा रहा है। करते हुए फर्जी दस्तावेज बनाते हुए डॉक्टर नफीस और उसकी पत्नी फरहत बेगम द्वारा एक जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया। उसकी अवैध रूप से गिफ्ट डीड बनाकर इनके बच्चों को दी गई। इस प्रकरण में तहरीर प्राप्त होने पर एफआईआर पंजीकृत की गई है और आगे की जो विधिक कार्रवाई है वह प्रचलित है। बिहार चुनाव में क्या क्या नए अपडेट्स आए हैं आपको दिखाते हैं सिर्फ 2 मिनट। बिहार के बेगूसराय में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। इस